नमस्कार, मैं हूं तरुण व्यास और आप देख रहे हैं धरती धुरारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हम हर बार किसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं और जैसा कि हम कहते हैं धरती धुरारी, तो आज धरती की बात करते हैं। एक धरती में जब हम देखते हैं तो मिट्टी नज़र आती है ना, तो मिट्टी की आत्मा किसे कहा जाता है? किसान को, क्योंकि इसी मिट्टी से जीवन का हर अन्न उपजता है। और जब किसान की बात होती है तो कृषि प्रधान देश की बात होती है, भारत की बात होती है। लेकिन किसानों की बातें करने में बहुत यूँ कहें कि हम सोचते हैं किसान एक खेती से उगा हुआ कुछ अनाज हमारे तक पहुंचाया, हमने खाया, बात हो गई। लेकिन बरसों बरस से इतनी सारी फिल्में बनी, सब कुछ बताया गया, किसानों के बारे में समझाया गया, लेकिन किसान को वैज्ञानिक के तौर पर समझना ये कैसे हुआ, ये आज इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान वैज्ञानिक ऐसा शब्द गढ़ना ही अपने आप में ये बात बताता है कि किसानों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण कि ये वैज्ञानिक भी हैं। जी, तो ये ऐसा शब्द है। अब तक कृषि वैज्ञानिक की बात होती रही थी हमेशा, लेकिन किसान वैज्ञानिक ऐसा शब्द गढ़ने वाले पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर महेंद्र मधुप साहब, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ही किसानों के प्रति न्यौछावर कर दिया और हैं पत्रकारिता से, लेकिन हमेशा मिट्टी, किसान और इनकी विकास की बातें करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे, ये इनका प्रण है। तो आज यही शख्सियत हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर महेंद्र मधुप साहब। आपने इन्हें बहुत बार कई कार्यक्रमों में भी देखा है, चौपाल में देखा है। 66 वर्षों पहले इन्होंने एंकरिंग की शुरुआत भी की थी, तो दूरदर्शन से की। सब कुछ आज इस कार्यक्रम में बातें होगी, जीवन पर चर्चा होगी। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। डॉक्टर महेंद्र मधुप साहब, आपको बहुत लोगों ने देखा हमेशा, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे होती है लाइफ की। सुबह उठते हैं, कैसे होता है? सीधा खेतों की तरफ निकल जाते हैं या पत्रकारिता में लेखन कार्य शुरू हो जाता है? देखिए, न तो मैं गांव में पैदा हुआ, न मैंने कृषि की शिक्षा ली, और पर पता नहीं जीवन में ऐसे रंग देखते रहे, परिस्थितियां आई और उन सब के कारण किसान ही जीवन में सब कुछ हो गए। सुबह 5 या 6 बजे, करीब 13 राज्यों में मैं काम करता हूँ जी, तो किसी न किसी किसान का फ़ोन आ जाता है और रात को 9-10 बजे तक आता रहता है। तो ये यात्रा अपन चर्चा करेंगे ऐसी जुड़ी जीवन में कि किसान वैज्ञानिक के अलावा कोई नाम नहीं। मुझे याद है कि 2005 तक किसानों की कोई कहानी नहीं छापता था। फिर हमने कहा कि कुछ तो होना चाहिए। तब एक राष्ट्रीय पत्रिका ने खेतों के वैज्ञानिक स्तंभ मेरा छापना चालू किया जी, और उसके अंतर्गत मैंने जो खोजी किसान थे उनकी कहानियाँ दी। 2016 जब आया तो मेरे पुत्र है बम्बई में, अपूर्व मधुप, उसने कहा पापा आप जिंदा रहना है आपको, तो आप सिर्फ किसानों के लिए काम करो। तब मैंने पत्रकार साथी हैं यशवंत व्यास जी, उनके साथ हमने गूगल पे ढूंढा कि किसान वैज्ञानिक नाम दुनिया में है क्या, हमें कहीं नहीं मिला। कृषि वैज्ञानिक तो जो नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके नाम हो। तो मैंने कहा कि किसान वैज्ञानिक या फार्मर साइंटिस्ट, ये नाम मैंने दिया और उसके साथ एक यात्रा प्रारंभ की। और करते करते आज इतने साल हो गए, इच्छा यही रहती है अपने जीवन में 100 किसान वैज्ञानिक मैं आगे बढ़ाऊं, ऐसा आगे बढ़ाऊं कि झोंपड़ी रहने वाला व्यक्ति करोड़पति हो जाए। और मेरे ख्याल से 8-10 लोगों को तो पद्मश्री उनमें से मिल चुकी। परिचय का विस्तार, क्यों मैंने कृषि नहीं पढ़ी, जिसको 5 आदमी जानते हैं उसको भारत और भारत के बाहर 5 या 10 लाख लोग जानने लगे। ये कोशिश मेरी रही और मैं आज ये कह सकता हूँ कि अगले वर्ष, इसी वर्ष 2 मार्च को मैं 79 का हो जाऊँगा जी। तब तक करीब 100 किसान वैज्ञानिकों को मैंने जोड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है इससे हजारों लोगों तक ये बात पहुँचेगी। और 13 राज्यों में मैं काम कर पाया, पर पूना में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में। मैंने वहाँ पर कहा मेरे काम की सफलता ये होगी देहदान के बाद मृत्यु में, और मैं 50 साल बाद मेरी मृत्यु के
कोई व्यक्ति कश्मीर घाटी में जाए और मधुप नाम सुन के कहे यार हमारे दादाजी चर्चा करते थे, तब तो मेरी सफल रही। ये किसान वैज्ञानिक ये आपने ये बहुत ही अपने इस पूरे सफ़र को बहुत इस तरीके से अभी तक समझा दिया है। मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ, 79 के अब आप हो जाएंगे, लेकिन मैं चलता हूँ जब 9-10 साल के उस बच्चे की तरफ, जब महेंद्र करके सब बुलाते थे, और क्या वो सिनेरियो था, क्या उस वक्त के भाव थे, कैसा बचपन था? जोधपुर सूर्य नगरी में मेरा जन्म हुआ 2 मार्च 1947 को। जी। पिताजी हमारे ज्ञानमल लोढ़ा बहुत पढ़े लिखे थे, पुलिस की नौकरी में भी रहे, फिर अच्छा नहीं लगा, पुलिस की नौकरी छोड़ दी, और जब मैं 4-5 साल का था तब पिताजी जयपुर आ गए और राजस्थान विधानसभा इसमें उच्च अधिकारी के रूप में वो रहे, प्रधान संपादक के रूप में वहाँ पर थे, और लिखने पढ़ने में उनकी रुचि थी। तो हम जब विधानसभा भवन में रहते थे, नीचे ही, जब अब तो पुराना विधानसभा भवन है वहाँ पर, तो वहाँ पर पिताजी से मैं सीखता रहता था। हम 9 भाई बहन थे, पर माँ कहती थी कि बेटा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, सच बोलना और सबका अच्छा करना। और वहीं पर मेरे दिमाग में आई कि मैं, स्कूल भी हमारी पुरानी विधानसभा भवन से जुड़ी हुई थी, एक ही दीवार थी, मॉडल स्कूल थी, बेसिक मॉडल मिडल स्कूल। वहाँ पर पढ़ते पढ़ते मैं एक दिन रेडियो स्टेशन पर गया और नंदलाल शर्मा थे, सुधा शिवपुरी थी, शांता गुप्ता थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे मुकुल कार्यक्रम में दिया करो। 59 में पहली सजीव कहानी मैंने मुकुल कार्यक्रम में पढ़ी, और इसके बाद तो लगातार जुड़ते रहे। मैं पत्रकारों से मिला, वो मिला। आप आश्चर्य करेंगे कि आज जो बड़ा समाचार पत्र हैं जी, उस समय से जो चलते था, और उन 3-4 समाचार पत्रों में मैं नियमित रूप से लिखने लगा। पर लिखते लिखते भी मुझे लगता था सब कुछ कर लिया, पर कुछ और बेहतर करें। माँ जब कहती थी, तब हम विधानसभा भवन में और कोई आ गए तो हम जीन माता के कुर्रे पे चले गए जयपुर में। तो वहाँ पर जब मैंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश लिया, सेकेंड ईयर TDC में, अब तो ये साइंस कॉलेज हो गया। तो वहाँ पर लक्ष्मीधर मालवीय थे, जो मदन मोहन मालवीय के रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा मधुप जी आप तो अच्छा लिखते हो, तो पहला बार छात्र संपादक में बना वहाँ पर 1966 में। फिर राजस्थान कॉलेज चले गए, और जो BA फाइनल में 67 में मैं फिर वहाँ पर छात्र संपादक बना। नरेंद्र भानावत जी, तो संजीव भानावत जो रहे हैं, उनके पिताजी थे, वो उसके संपादक थे, उस पत्रिका का रहा। फिर हम MA में हम चले गए, MA हिंदी मैंने किया। MA हिंदी में मैं लगातार 3 साल छात्र संपादक रहा। क्या बात। और उस समय बड़े अच्छे लोग वहाँ पर थे। डॉक्टर GS सत्येंद्र थे, जो ब्रज साहित्य के चक्रवर्ती कहलाते थे। डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता थे, जो पारसी रंगमंच के थे। तो मैंने कहा कि पत्रकारिता में क्या करें, तो MA उत्तरार्ध में मैंने जयपुर की पत्र पत्रिकाओं का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान पुस्तिका लिखी जी। फिर जब हमने MA कर लिया 69 में, तो मैंने डॉक्टर सत्येंद्र को कहा कि मैं तो पत्रकारिता पे ही काम करना। बोले भाई पत्रकारिता में तो किसी ने PhD की नहीं, विषय पे हिंदी विभाग में होती थी जी, पर मैंने करूँगा। तो मैंने राजस्थान की साहित्यिक पत्रिकाओं पे अनुसंधान चालू किया, और पहली बार राजस्थान की पत्रकारिता का इतिहास लिखा, और जनवरी 73 में मेरे को जाकर वो PhD उपाधि मिली। आप प्रथम रहे उसमें, पहले PhD करने वाले थे। मेरे बाद डॉक्टर भंवर सुराणा, जो अब दुनिया में नहीं रहे, हिंदुस्तान के संवाददाता थे, वो उन्होंने PhD की, और उनके बाद डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, जो जाने माने लेखक है, उन्होंने पत्रकारिता। तो आपने पत्रकारिता में PhD की, लेकिन जो लिखने का सतत आपका जो कार्यक्रम चला आ रहा था, कॉलेज दर कॉलेज और उसके पहले भी, तो ये लिखने की प्रेरणा कहीं से मिली? कहीं पे घर में कोई ऐसा था जो राइटिंग करता? पिताजी लिखते थे, उनकी 2 पुस्तकें आई। मेरे चाचा जी प्रकाश जैन अजमेर से लहर पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका निकालते थे, और अजमेर की पहचान उससे थी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उस समय उदयपुर को पहचानते थे नंद चतुर्वेदी के कारण, बिंदु निकालते थे जी। भादानी, हरीश भादानी जी जो है, वो बीकानेर से वातायन निकालते थे, और प्रकाश जैन। ये तीनों पत्रिकाएं ऐसी टक्कर की थी जिसमें लोग कहते थे कि लहर में कोई नहीं छपा तो वो साहित्यकार ही नहीं है। ओहो। और उन्हीं की प्रेरणा से हमने, जब मैं MA में पढ़ता था,
तो MA फाइनल में तो हमने साहित्यिक पत्रिका के 3 अंक छापे नीरा के नाम से। मेरे साथ बसंत जेतली थे जो संस्कृत विभाग में थे, हिंदी में सुभाष नार थे। तो ये धारा चलती रही और जनवरी 73 में मैंने पत्रकारिता में PhD पूरी की। तो ये इस धारा में जो आपकी शैली रही, ज़्यादातर कहानियाँ, संघर्ष की कहानियाँ, चाहे हम आगे चलकर किसानों पर भी जो संघर्ष और उनकी कहानियों पर आधारित किताबें, आपने 4 किताबें लिखी। एक तो हमारे साथ में यहाँ पर अभी है अन्वेषक किसान, लेकिन इन पुस्तकों में जो कहानियाँ हैं वो तो किसानों पर है, पर शुरुआत में जो साहित्य कहानियाँ जो लिखते रहे आप, वो क्या, किससे प्रेरणा मिलती थी कहानियों की, कहाँ से वो आती थी मन में? कहानियों की बात करूं तो शुरुआत मेरी दादी जी थी। हम जोधपुर में छत पर छुट्टियों में जाते थे जोधपुर, तो खाट पे दादी लेटी होती थी और कहानियाँ सुनाया करती थी। तो उन कहानियों से प्रेरणा मिली और धीरे धीरे वो होता रहा। फिर कुछ समझ पैदा हुई तो वैचारिक रूप से हो गया, कुछ समाज में हो गया। फिर जब मैं रहा तो पिताजी कहते थे कि एक ज्योतिष को दिखाया तो बेटा तू तो साधु बनेगा, घर छोड़ जाएगा। तो पिताजी बड़े चिंतित होते थे। अच्छा। पर मेरे दिमाग में था कि नहीं, अपने को सबसे अच्छे लोग गांव के लोग हैं, उनके लिए कुछ करना है। लेकिन जैसे ज्योतिष ने कहा कि साधु बन जाएगा, पर आपकी लाइफ में ऐसा भी हो कि आप साधुओं के साथ भी कुछ समय तक रहे और PhD के बाद रहे, वो कैसे, क्या था? जनवरी 73 में मैंने जब पत्रकारिता में PhD की तो मुझे लगा साहित्य की बात कर ली, शहर के लोगों की बात कर ली, अपने को भगवान ने अच्छे घर में पैदा किया, पढ़ाई कर ली, पर अपन ने समाज के लिए क्या किया? तो स्वामी अग्निवेश और स्वामी इंद्रवेश रोहतक में थे जी। तो उस समय वो कहा करते थे अग्निवेश जी कि ऐसी क्रांति होनी चाहिए जिसमें कि आम किसान का भला हो। तो मैं PhD करते ही 73 में वहाँ चला गया रोहतक, और करीब 1 साल तक मैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इनमें साधुओं के साथ रहा और मैंने कोशिश की कि वहाँ पर किसानों के लिए कुछ करें। उस बीच में स्वामी इंद्रवेश सांसद भी बन गए थे और आज प्रतिनिधि सभा पंजाब के वो अध्यक्ष भी थे। उस नाते पढ़े लिखे लोग कम थे, तो गुरुकुल कांगड़ी के चांसलर वो थे, बोले कि मधुप जी आप गुरुकुल कांगड़ी के मैं वाइस चांसलर बना देते हैं। मैंने कहा स्वामी जी मुझे तो आप लोगों का बात नहीं है, आम आदमी की जितनी बात करते हैं, और मैंने वो छोड़ा और फरीदाबाद की तरफ बढ़ गया। जी। फिर उसके बाद में आपका ये जो फरीदाबाद में जब मैं पहुंचा तो हमने अर्थसत्ता पत्रिका निकाली और उसके कई अंक निकले, देश भर में चर्चा उसकी हुई। रामशरण जोशी बहुत जाने माने पत्रकार हैं, वो और हमने संपादित किया उस पत्रिका को। पुणे से भी एक शरद करके जो पत्रिका थी, मैं बता रहा हूँ आपको जी। तो वो करते करते फिर लगा कि ये सब भी बेकार है, क्या करें। तो फिर मैं बंगाल निकला, उत्तर प्रदेश निकला, पंजाब निकला। मैंने कहा समझें, वहाँ सब देखने के बाद लगने लगा कि सब एक जैसे हैं, आम आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर वापस जब दिल्ली लौटे और हम थॉमसन रोड पे रह रहे थे तो निर्णय किया कि जयपुर लौट चले, और मैंने 6 जुलाई 1976 को राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कार्यभार संभाला। 26-27 साल में वहाँ पर रहा और संयुक्त निदेशक के रूप में गांव-गांव में जाके मेरी कोशिश रही कि मैं जो इसमें करता रहूं। उस बीच में दूरदर्शन ने जीवन को बहुत बदला। आज आप जो किसानों की बात करते हैं, 1 अगस्त 1975 को ATS 6 के माध्यम से राजस्थान में टेलीविज़न के कार्यक्रम, सरकारी टेलीविज़न के कार्यक्रम, सरकारी इसलिए कहूँगा कि दूरदर्शन नाम ही 75 में पड़ा था, तो वो वहाँ पे दिखाए जाने लगे सैटेलाइट का, और तब तो मैं नहीं जुड़ पाया। उसके बाद 1 साल बाद जब वो बंद हुआ सैटेलाइट, तो 9 महीने तक ये कार्यक्रम बंद हो गए। फिर मार्च 77 में इन्होंने राजस्थान और मुजफ्फरपुर में तो जयपुर, मुजफ्फरपुर में बिहार में और रायपुर मध्य प्रदेश में, इसमें इन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड चालू किए। मंडी हाउस में रिकॉर्ड होते थे। 80 से मैं एंकरिंग करने लगा और 3 राज्यों में मैं जाने लगा। और जो मेरी धारणा थी, मुझे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो लोग थे, गोपाल सक्सेना अपनी दुनिया में, उन्होंने बड़ा नाम कमाया। गोपाल सक्सेना को मैं कहता था तो वो करते थे। फिर मैंने विमला मित्तल यहाँ पे 5 साल निदेशक रही जयपुर दूरदर्शन की, वहाँ पर थी। गांव-गांव जाते थे और हम रिकॉर्ड करते थे और हम सोचते थे कि कोई परिवर्तन करें। हमने खूब, दूरदर्शन ने
लोगों से भले ही पैसे लिए हों, पर मेरे ख्याल से मेरा अनुभव रहा 7:15 से 7:30 बजे तक हमने करीब 1.25 साल तक ऐसे किसानों पे कार्यक्रम फील्ड में जाके चलाया। दूरदर्शन ने एक भी पैसा नहीं लिया हमसे। और वो कार्यक्रम भी जब हम चौपाल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो देखने को मिला वो कार्यक्रम भी वो चौपाल ही था और किसानों के लिए था, और उसकी एंकरिंग आपने की थी। या मैं आपको बताऊं कि मई 87 में मंडी हाउस में जो आखिरी कार्यक्रम हुआ था चौपाल, और जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसका भी मैं था। और इसके बाद हम जयपुर आ गए, और जब जून जुलाई में उन दिनों अकाल पड़ा हुआ था जी, भीषण अकाल था, तो कई लोग सोचते हैं कि जब कोई कार्यक्रम होता है संगीत हो और कार्यक्रम हो, पर जयपुर दूरदर्शन ने निर्णय लिया कि अकाल में किसानों के ऊपर कार्यक्रम करेंगे। वो कार्यक्रम हमने रिकॉर्ड किया 6 जुलाई 1987 को। पहला कार्यक्रम जयपुर दूरदर्शन का था। मुझे याद है कि जब कार्यक्रम वो दिखाया जाने वाला था उसके 2 घंटे पहले इसके कार्यक्रम निर्माता थे AP शर्मा जी, और उनके साथ ही जसवंत सिंह थे जो अब लगभग अमेरिका में रहते हैं। हमने मेरी प्रचारवान थी मार्केटिंग बोर्ड की, उससे हम अजय शर्मा जी भी थे। अजय शर्मा जी, पर जो कार्यक्रम AP शर्मा ने बनाया था वो लेकर हम प्रचारवान से बीच में मिठाई खरीदी, नारगढ़ गए, नारगढ़ में जाके वो कार्यक्रम टेलीकास्ट हुआ। उसके बाद हमने मिठाई बांटी। एक बड़ा सुखद अनुभव रहा। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ये देखिए कि जब मैं 2005 में राज्य कृषि विपणन से मुक्त हुआ तो मुझे 2005 का ही जो मैं HRD मिनिस्ट्री के भारत सरकार का 1 लाख रुपए राशि का आत्माराम पुरस्कार जो घोषित किया गया, जो 2007 में मिला, राष्ट्रपति भवन में आपको राष्ट्रपति भवन में दिया। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पुरस्कार देने के बाद पूछा, मधुप जी आप इसका क्या करोगे? तो मैंने कहा है कि किसानों की बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं इसको खर्च करूंगा। क्या यार वो बड़ा अच्छा है। फिर मेरे को आप देखिए 5 में सेवा निवृत्त, 1 साल ही बीता और 2007 आया। 2007 में मुझे फिर चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया गया, और जो 2008 में मुझे मिला है जो कृषि पत्रकारिता का। पर ये पुरस्कार लेते हुए मेरे मन में यह थी, दूरदर्शन के कार्यक्रम में इतना करता था, तो क्या कारण है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं देते? हाँ, ये तो, आपने ही इसमें अलग जगह 2010 आया, 8 का मुझे मिला, 2009 तो इसकी जब कमेटी की मीटिंग चल रही थी सिलेक्शन की, तब हमने कहा कि सब मेरे को तो जो कुछ बना, और राष्ट्रपति भवन में चर्चा की गई, चौपाल कार्यक्रम के कारण इनको पहचाना जाता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसको रीजनल लैंग्वेजेस को क्यों नहीं देते? तो बोले साहब अभी देखें, मैंने कहा साहब यूँ करते हैं, पहली बार अपन पुरस्कार ही नहीं देते। तो हमने उस साल पुरस्कार नहीं दिया। 2010 में फिर मैं चयन समिति में जो था उस पुरस्कार की, तब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रारंभ हो गया। जो पहला पुरस्कार हमने हंसराज नायक को दिया जो अजमेर जिले के आसपास के हैं। उसके बाद वीरेंद्र परिहार उनको चौधरी चरण सिंह सम्मान दिया गया, तरुण जैन को दिया गया, और ETV को दिया गया, और एक धारावाह चली। पर जब मैं निर्णायक नहीं था उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेज में भी ये पुरस्कार चालू हुआ। और मैं आपको एक और बताऊं, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जब थे 92 में जी, तो ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में एक उन्होंने शंकरलाल गुरु की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने ही DD किसान की रिकमेंडेशन की थी कि DD किसान बनाया जाए। वाह। कृषि बजट की भी उस कमेटी के साथ में आधे भारत में कृषि विपणन व्यवस्था का अध्ययन किया, पर उसमें कई सारी कमियां थी। तो 2001 में फिर एक कमेटी बनाई गई हाई लेवल। इसको कहा गया है कि आप 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दीजिए इसको। अब इसके बाद फिर जब DD किसान उसके बाद प्रारंभ हुआ तो उस कमेटी ने भी कृषि बजट और इसको किया। उस कमेटी के साथ भी मैं रहा। तो राजस्थान से ज़्यादा देश के अलग अलग हिस्सों में मुझे हुआ, और मुझे लगने लगा कि किसान की ज़िंदगी बदलनी है तो एक नया कृषि मॉडल होना चाहिए। तो ये नया कृषि मॉडल जो आपने सोचा होना चाहिए, नए नवाचार होने चाहिए, किसानों को ही वैज्ञानिक बनाना चाहिए। मैंने ये सोचा कि अपन क्या कुछ करें। तो मुझे सबसे पहले UK की मैंने 4 यात्राएं की, तो मैंने वहाँ पे कृषि व्यवस्था को समझा, और मैंने देखा कि जो किसान है उत्पादन करता है,
वही प्रोसेसिंग करता है, वही मार्केटिंग करता है। उत्पादन के 25 रुपये, उत्पादन के बाद प्रोसेसिंग के बाद 125 रुपये में 5 गुनी आय पर। और फिर मार्केटिंग में कईयों के पास हेलीकॉप्टर है, अपने भारत में भी एक व्यक्ति के पास हेलीकॉप्टर किसान के पास बन गया। अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर किसान उत्पादन तक ही सीमित रहेगा तो जिंदगी कभी उसकी नहीं बदलेगी, क्योंकि जो सहायताएं होती है विकलांग बनाती है। लोन दिया, लोन माफ कर दो, समर्थन मूल्य पे खरीद लो, सहायताएं दे दो, इसकी जगह आप उसको आत्मसम्मान को जगा दो और उसके परिचय का विस्तार कर दो, उसके दुख सुख में खड़े हो जाओ, तो एक परिवर्तन हो सकता है। यही चीज़ मेरे दिमाग में रही कि हम लगातार करेंगे। और तो फिर क्या करें, कोई पत्र छापता ही नहीं था जब मेरे याद है 2007-8 तक एक छोटे समाचार छपता था। उस किसान ने फसल अच्छी की, उत्पादन अच्छा हुआ, मंत्री जी ने दिया, तालियां बजी और वो पुरस्कार लेते हुए। किसान बड़ी बेचारगी में रहता था। हमने एक बार एक चौपाल कार्यक्रम किया, उसमें एक सरपंच थी, लेडी एंकर भी अब भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने पूछा कि भाई आपके पति को भेज दें तो आप बता दोगे कि हमारे यहाँ ऐसी मार पड़ती, बोली सरपंच और प्रधान हो कि एक दिन में भूल जाओ। तब हमें वो गांव की स्थिति समझ में आई। तब यशवंत व्यास ने मेरे को बहुत सहयोग दिया और हमने एक राष्ट्रीय पत्रिका में 2009 में मैंने खेतों के वैज्ञानिक स्तंभ, जो फार्मर साइंटिस्ट नाम रखा, और मेरे ख्याल से 100 से अधिक किसान वैज्ञानिकों पे वो छप चुकी है। उनको हमने परिचय दिया, दूरदर्शन ने खूब साथ दिया। हम यहाँ पे आज मेरे को तो आप 45 साल हो गए जुड़े हुए, और आकाशवाणी को तो 66 साल, डबल छक्का लग गया। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अद्भुत सहयोग दिया और आज जो कुछ किसानों के लिए देश में परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं तो आपको ये कहूँ कि मैं ये काम करता हूँ, धर्मवीर कंबोज जी जो आज 10वीं पास है और वो व्यक्ति MBA की क्लास लेता है। मुझे याद है कि करीब 2007 या 8 रहा होगा, दिल्ली में वो रिक्शा चलाते थे, सड़क पे सोते थे, तब यहाँ आए थे मशीन लेके। डॉक्टर ओम प्रकाश थे यहाँ पर उस समय, कार्यक्रम के प्रोग्राम जो करते थे, और वो उसकी रिकॉर्डिंग अपन ने की। वो व्यक्ति आज 10-12 देशों में भेजता है, और मेरे ख्याल से देश के किसी भी भूभाग में कोई भी कार्यक्रम होता है तो धर्मवीर कंबोज जरूर मौजूद होता है। तो ऐसे विरले किसानों की जो कहानियां हैं संघर्ष, ये आप इन तक कैसे पहुंचते थे, या कैसे ये कैसे रिलेशन बनता चला गया? मैंने ये सोचा कि कोई संस्था नहीं बनानी है अपने को किसानों का विस्तार करने के लिए, कोई लेटर पैड नहीं छापना है, कोई नामकरण नहीं करना है, एक पैसा इकट्ठा नहीं करना है। अपने को तो किसान को उसकी ताकत की समझाइश कर दो और ऐसी पहचान कर दो कि अगर बगल वाला भी उसको नहीं जानता, 5 लाख लोग जानने लगे, 10 लाख लोग जानने लगे। ये जो मैंने अभियान छेड़ा, उससे एक से पता लगा कि यह काम अच्छा कर रहा है। उसने कहा साहब मेरे 10 गांव छोड़ के वो अच्छा है, वो आदमी वो अच्छा काम कर रहा है। ऐसे लोगों की श्रृंखला बढ़ती गई और करीब 100 लोगों की कहानियां मैंने की हैं। 20 लोग तो ऐसे थे कि शायद छप्पर भी उनके पास नहीं था, करोड़पति हो गए जयपुर में राइस। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत में जो अपना जो राष्ट्रपति भवन है, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रपति भवन है जहाँ पर अन्वेषक किसानों को मेहमान बनाया जाता है। और ये और आपको आश्चर्य होगा, 2014 में प्रणब मुखर्जी ने जब बुलाना चालू किया तो पहले जो 2 किसान थे उनमें धर्मवीर कंबोज था और श्री गंगानगर के गुरमेल सिंह धोसी थे, जो 5वीं पास है। वो दोनों 20 दिन तक राष्ट्रपति भवन में मेहमान रहे, आप कल्पना कीजिए कि। और फिर उसके 2-3 साल बाद ही संतोष पचार आती थी, सीकर जिले की हैं, और संतोष पचार घूंघट काढ़े रहती थी। मैंने कहा यार आपकी ताकत तो आप जानो। राष्ट्रपति जी ने उनको भी बुलाया और 20 दिन तक मेहमान बनाया। तो जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने कहा कि इनको माइक दो, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही किसानों की माइक हूँ, लाउड स्पीकर हूँ। तो ऐसे किसानों को एक सुंडाराम वर्मा है जिसकी कहानियां आप करते रहते हैं, 1 लीटर पानी से 1 पेड़ की विधि विकसित की। एक श्री कृष्ण सुमन है वो अपने कोटा के, उन्होंने 12 मासी आम विकसित किया। 12 महीने आम मिलता है, गमले में भी आम लगा सकते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि
ये धरती धुरारी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो धरती पुत्र हैं, इन धरती पुत्रों ने ही तो इस देश को आगे बढ़ाया। आप देखिए कि जो राजस्थान के किसान हैं जो दुनिया भर में छाए हुए हैं, अभी मैं पिछले साल लंदन में गया था, वहाँ पे एक संगठन बना हुआ है राजस्थान एसोसिएशन यूके, 1000 परिवार इकट्ठे हुए राजस्थान के, और उनके बीच में बताया तो बोले कि अद्भुत है, और हम तो जब भी आएंगे तो इन लोगों के बीच में जाएंगे। तो मैं कहता हूँ दया की भावना की आवश्यकता नहीं है, धरती उनकी प्रयोगशाला है। मेरा मॉडल यह है, कृषक संचालित कृषि उद्योग हो, किसान पैदा करे फसल को, किसान है जो उस फसल का प्रोसेसिंग करे, CFTRI मैसूर वगैरह की सस्ती मशीनें दे दी जाए, उन मशीनों की ट्रेनिंग उनके बच्चों को दी जाए, बच्चे उससे ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चे प्रोसेसिंग करें। एक नई परंपरा भारत में और प्रारंभ हुई अन्वेषक किसानों में कि उन्होंने परिवार बना लिए जो पैदा करते हैं, मंडी नहीं जाते, 300 परिवारों को भेजेंगे तो किसान से जुड़े हुए परिवार, उनको माल चला जाता है। अब आप देखिए कि दिल्ली भट्टी बने हुआ पर्यावरण में, आप ये देखिए, जी नहीं सकते, सांस पराली का नहीं, पराली मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो भट्टी क्यों बना हुआ है? भट्टी इसलिए बना हुआ है कि मैंने देखा यूके यूरोप में मकान का 1/3 भाग बगीचा रखना आवश्यक नहीं, मकान मंजूर ही नहीं होता जी। मकानों पर आपको यूके में किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं दिखाई देगा, पीछे का बगीचा उसकी पहचान होगा। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाने आवश्यक है, हमने पेड़ ही नहीं लगता, अपन नालियाँ ढक के आगे कर देते, काट और देते हैं। फिर हम सहायता करते हैं। आप ये देखिए जो पराली का जो धुआं आता है, जो खूब चर्चा करते हैं, वो तो अब सरकार सोचने लगी है कि ऐसे पदार्थ बना लिए गए जिससे वो आपकी जैविक खाद बन सकती है। तो आप उसकी सहायता करो ना, कि भाई तुमने जैविक खाद बनाई पराली की, तो दवाई हम तुम्हें फ्री देंगे और 25% सहायता देंगे, या 10 दिन तक आप जो आपने जो खाद बना रहे हैं, तो हम आपको अभी जैसे जो योजना चल रही है इनके रोजगार की, उसमें 10 दिन का रोजगार हम आपके परिवार के पास। तो पराली की समस्या हल हो गई, हरियाली की। आप ग्रीन रिवोल्यूशन की आवश्यकता है, ग्रीन रिवोल्यूशन पर्यावरण के लिए, कि आप जब गांव में प्रोसेसिंग करने लगोगे तो अभी तो बच्चे भागते हैं शहर की तरफ, तब बच्चे भागेंगे नहीं, और बच्चे शहर के लोग गांव में नौकरी करने के लिए आएंगे, और वो प्रोसेसिंग करेंगे, परिवारों से जुड़ेंगे, तो गांव की आबादी 60% गांव में रह गई। लोगों ने कहा साहब हमारी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि बच्चे पढ़ के बाहर चले जाते हैं, हम क्या करें। तो मैंने कहा कि जो परिवार मैंने बनाए उनमें जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जैसे संतोष खेदड़ है सीकर में जी, तो वो कहती है बेटे ने कृषि में स्नातक उपाधि ले ली, वो जाएगा। मैंने किसान वैज्ञानिक के रूप में आगे बढ़ाया, उनके पति को आगे बढ़ाया। अभी मैं जब लंदन में था तो किसी ने मुझे कहा तो जो संतोष खेदड़ है उस पर फीचर फिल्म बनानी चाहिए। मतलब ऐसे ही लोग हैं कि अभी पिपलांतरी है अपना राजस्थान का, श्याम सुंदर पालीवाल का, दुनिया के कई देशों में पढ़ाया जाता है। उस मॉडल में जब हमने मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार बनाया, आप देखिए कि लोगों ने दुख को सुख में देखना सीखा। उनकी बेटी थी, बीमार पड़ी और अचानक मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा क्या करूं? तो राजसमंद जिले में जो पहाड़ियाँ हैं उनको काटते थे खानों को, उन्होंने उसको बंद करवाया। बंद करके उन्होंने कहा कि जब बेटी पैदा होगी गांव में, पिपलांतरी गांव में, तो सारे गांव की औरतें थाली बजाते हुए उसके घर जाएगी, जैसे बेटे के लिए बजाते हैं जी। और फिर 31,000 रुपये की FD की जाएगी, 21,000 रुपये गाँव के लोग देंगे, 10,000 वो, 31,000 रुपये बड़े करने पे देंगे। फिर क्या दिवाली नहीं, अपने राखी जब आएगी, रक्षाबंधन, तो टोकरी में बच्चियाँ को वो लेके आएंगे पेड़ों के पास, और पेड़ों के पास लाने के बाद पेड़ों को राखी बांधेंगे, और वहाँ पे 111 पेड़ लगाए जाते हैं राखी। आप देखिए कि मैं विश्व में कई देशों में ये पढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तो सारे न्यायाधीश उसको देखने गए, वहाँ पे हुआ। तो मैंने पालीवाल जी से कहा, पालीवाल जी अपन को जुड़ के ऐसा काम करना है कि इस चीज़ को दुनिया में आगे बढ़ाएं। हम तो हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप देखिए धरती दोहरारी तो है, ऐसे ही जोधपुर अपन केमिकल छिड़कते हैं। प्रसन्नपुरी गोस्वामी हैं, टीचर थे, उनका बेटा छिड़कते हुआ दवाई गई और उससे मृत्यु हो गई। या तो गम में छाती पीटते और काट पकड़ लेते। मेहरानगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं जोधपुर के अंदर,
वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। उन्होंने सुबह से काम चालू किया। आज मेहरानगढ़ की पहाड़ियों को देखने दुनिया भर के पूरी हरियाली हो गई। आपको उसको बदल दिया, गम को सुख में बदलना, सुख में बदलना, खुद के दुख को सुख में बदलना, ये राजस्थान की परंपरा है। ऐसे ही अपने मालवीय नगर में, जयपुर में नवल डागा हैं जी, उन्होंने तो पूरे घर को ही ऐसा बना दिया और गीतों के माध्यम पर्यावरण का जो एक आदर्श उदाहरण है। हमारे आसपास इतने लोग हैं जो किसान वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के विद्वान हैं, बहुत कुछ करना चाहते, पर होता क्या है, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में पैसा कम होता है। पढ़ते ही कहते हैं नौकरी कर ले, नौकरी करते ही शादी कर ले, शादी करने के बाद घर चला ले। तो इन परिस्थितियों में काम नहीं कर पाते। पर अगर मैंने 4 पुस्तकें लिखी, ये 4 पुस्तकें, इन पुस्तकों में मैंने कोशिश की कहाँ पैदा हुए, दादाजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, बच्चे क्या थे, पत्नी क्या थी, तो घर वाले कहने लगा यार हमारा पति या हमारा बेटा तो योग्य है। वो गालियाँ बंद। धर्मवीर कंबोज को उसके घर वालों ने निकाल दिया था घर से कि साले तुम घर पे काम तो करते नहीं हो, फालतू काम करते हो। और अब किताबों में नाम छप रहा है, किताबों में कहानियां चल रही हैं। जो सीबीएसई की जो किताब है, एक किताब में 2 पेज में अंग्रेजी में उनके ऊपर चैप्टर है, वो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते। रेल में थे, एक दिन मैंने फ़ोन किया, यार आपको याद है जयपुर दूरदर्शन आप आए थे, 2 पेज का आपका, कि यार अंग्रेजी में क्या लिखा है आप मुझे हिंदी में समझाना। वो देखिए आज कोर्स बुक में पढ़ाई जाती है सीबीएसई 12th में, जो आदमी 12th ही नहीं किया जी, उसकी तो हमें अपने लिए तो हर आदमी रोता है, परंतु सबके लिए नहीं कर पाते। लोग कहते हैं देखो साहब बच्चे हो गए, बच्चों को मैंने आगे बढ़ा लिया, क्या सर ये मैंने माँ बाप को कर लिया, पर आप समाज के लिए कुछ कर पाओ तो बड़ी बात। आप जैसे आपने बीड़ा उठाया समाज के लिए कुछ करना, जैसे मिशन पर्यावरण योद्धा भी आपने किया, उससे पहले मिशन फार्मर साइंटिस्ट वो किया। इस बीच आपको भी कहीं कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कुछ आपके पास में भी ऐसे हर्डल्स आए, क्योंकि काम बहुत बड़ा था, बीच में परेशानियां? एक ही हर्डल आया, दूरदर्शन ने तो जो सहयोग दिया उसमें खुश होते थे कि हमने साहब इन लोगों को आगे बढ़ाया, परंतु देश भर के जिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने खूब साथ दिया, पर वो कहते थे मधुप जी हमने दोस्ती निभाई। वो ये नहीं कहते थे कि साहब हमारे शहर में इतने बड़े लोग, जैसे एक दिन कार्यक्रम होता तो 7 दिन तक पूरा पेज, मतलब आपका उनकी कहानियाँ छप रही सब, पर अंत में ये नहीं कहते थे कि तो ये एक मन में पीड़ा होती थी। एक पीड़ा ये होती थी कि सब कहते थे हमने ये सहायताएँ कर दी, वो सहायताएँ कर दी, परंतु उनको साइंटिस्ट कोई नहीं मानता था। आज 2016 के बाद मेरा ये निष्कर्ष है कि अगर 4 वैज्ञानिकों की इस देश में चर्चा होती है, उनमें एक किसान वैज्ञानिक जरूरी होता है। जो अब जयपुर का राय सिंह दैया, वो राय सिंह दैया लिखने में कठिनाई होती थी आज किताबों में। तो ये एक परिवर्तन आया, किसान को बेचारा मत समझिए, आपका भाग्य है कि आप अच्छे परिवार में पैदा हुए और आपको अच्छे परिवार में पढ़ाई मिली, सहायताएं मिली, पर इसमें से कुछ समय निकाल के इन लोगों के लिए काम करेंगे। 2 चीज़ें होगी। जैसे मैं 20 साल हो गए राज्य कृषि विपणन बोर्ड से मुक्त हुए, अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं घर में चुगलखोरी कर रहा होता, या मैं जो घर में बीमार पड़ जाता। 20 साल बाद मुझे कोई बीमार नहीं लगी। आप तो अभी भी वैसी ही ऊर्जा है, और क्योंकि ये ऊर्जा जो है मिट्टी से आ रही है, मिट्टी से आ रही है। आप वहाँ पर जो एक थॉट जो आपका क्रिएट हुआ ना, वो बहुत वाइड है, और उसमें सिर्फ एक राजस्थान राज्य ही नहीं, पंजाब तक आपके जो आपने जहाँ जहाँ जाकर हम लोगों को लिए, तो पंजाब के राज्यों में मैं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मतलब छत्तीसगढ़, मतलब सब लोगों से, और एक जो पहचान मिली राजस्थान को, आप देश के किसी भी भूभाग में चले जाएं और अगर उस भूभाग में जाकर आप ये कहें कि साहब राजस्थान से महेंद्र मधुप चर्चा करें या राजस्थान में, तो आपके बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने इसका एक एहसास और किया, आप क्योंकि धरती दोहरारी व्यक्ति केंद्रित कार्यक्रम है। मैं अभी पिछले महीने बॉम्बे में था, वो तो मैं वो साझा करना चाहूँगा आपको। तो मैं ड्राइवर ने लाल लाइट में गाड़ी चला दी, उसने जो सब इंस्पेक्टर था उसने कहा साहब जुर्माना 1500 रुपये देना पड़ेगा।
तो मैंने उसको कहा कि भाई मत लो, किसानों के लिए काम करते हैं। नहीं साहब मैं तो लूँगा। फिर पूछा आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा महेंद्र मधुप। तो साहब आप जो किसान वैज्ञानिक, मैंने 1500 रुपये उसने लौटा दिए। पास सामने कुछ उसका ऑफिसर्स खड़े थे, उनको उन्होंने भी सैल्यूट मारा। तो आप बताइए, जिस आदमी ने खेती में अनपढ़, जी, पर इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। और मेरी माँ ने जो 100 साल की लगभग, वो नहीं हो पाई, उस मृत्यु हुई, वो कहती है असफलताओं में, दुखों में मृत्यु को नहीं मांगना चाहिए। भाग्य से आपको ये जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन। बच्चों के लिए तो सब करते हैं, पर अगर आप एक आदमी के लिए अच्छा करते, लोग कहते हैं ना कैसे दुनिया बदलेगी, हम सरकार थोड़ी है, हम तो पैसा थोड़ी है। अच्छा बनना आवश्यक है। किसी को सड़क पार करा दो, कि कोई बच्चा जो है वो माँ बाप की सेवा नहीं करता, आप एक टाइम खाना खिला दो, उसे 4 मीठी बातें कर लो। अच्छा करने में कुछ जाता नहीं है। और मैं आपसे ये कहूँ, जिन लोगों पे मैंने काम किया, ये तो 100 की है, लाखों लोग भारत में हैं, पर वो न तो किसान गिफ्ट दे पाते हैं, न आपका स्वागत कर पाते हैं। जिनकी मैंने कहानियाँ ढूंढी, सारे राष्ट्रीय पत्रों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन शहरों में लोग मौजूद थे। वो क्यों नहीं दिखे? इसलिए नहीं दिखे कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा बच्चों के लिए तो हर आदमी कर, जानवर भी कर लेता है कुछ करके, किसी के लिए तो माँ की सीख, चाचा जी की सीख, पिताजी की सीख, और सबसे बड़ी बात कि अगर दूरदर्शन, और मेरे जीवन में आकाशवाणी की बड़ी भूमिका रही, पर दूरदर्शन मेरे जीवन में नहीं होता तो नहीं होता। और जो किसान वैज्ञानिक नाम है, ये दुनिया में अगर स्थापित हुआ है, इसमें जयपुर दूरदर्शन की बहुत बड़ी भूमिका है, और मैं इसकी भूमिका को सलाम करता हूँ। महेंद्र मधुप का मतलब यह है कि ये दूसरा घर इसने महेंद्र मधुप को बनाया। क्या बात है। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य है कि किसानों की बात डी राजस्थान के माध्यम से होती है, सब किसान देखते हैं, और एक बहुत बड़ा किसान परिवार है जो हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम मिट्टी की बात करते हैं। और हमारे प्रोग्राम का नाम भी धरती धुरारी जब होता है। सर, यहाँ पर जब हम एक कनेक्शन की बात करते हैं कि एक मीडिएटर क्रिएट हो जाता है कि डॉक्टर महेंद्र मधुप आए, किसान से बात हुई और किसान की बात आगे तक पहुंची। एक कृषक का संवाद जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आपने बहुत अच्छा डेवलप किया कि कृषक को डायरेक्ट संस्थानों से जोड़ना या उन चीज़ों से जोड़ना, उसके बीच की कड़ी बनना, तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया, कैसे, इसके बारे में भी कैसे थोड़ा बताएं। मेरी तो एक अवधारणा रही है, शायद आपको अच्छा भी नहीं लगे। मैं किसानों को कहता हूँ, कृषि विज्ञान केंद्रों में, ICAR में और संस्थानों में जाओ, सरकारी कार्यालयों से जितने तुम मुक्त रहोगे सरकार में रहते हुए, उतने तुम श्रेष्ठ बनोगे। तुम में अनुसंधान की प्रवृत्ति है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तुम नए बीज खोज सकते हो। आज 10, 5, 15 लाख का ट्रैक्टर तुम 25,000 रुपये में बना सकते हो, पहाड़ पे चलाने वाले परमाराम ने बनाया। और तो अगर इससे बचो तो कैसा हो, मैं तो घर वाले ही दुत्कारेंगे, तो मैंने कहा मत करो। मैं तुम्हारे ऊपर दुनिया भर में उनकी कहानी पहुंचाता हूँ, तुम्हारी पहुंचाता हूँ, जिंदगी बदलेगी। और मेरा तो अनुभव यह है कि किसान भटकने की जगह खेतों में काम करें। और प्रधानमंत्री जी ने अभी युवाओं को भी आगे बढ़ाया और कहा है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने बताया 2500-2500 रुपये का अंतर, तो आय तो 5 गुनी हो सकती है। तो उनकी सोच तो सही है। दूसरा जो चला प्रशिक्षण का, जो जीवन मेरा बीता, आज़ादी के कुछ महीने पहले ही मैं पैदा हुआ, प्रशिक्षण में जब मैं भी संयुक्त निदेशक से प्रचार के साथ प्रशिक्षण भी था, हम इकट्ठे करते थे 50, 60, 65 साल के आदमी को सिखा रहे हैं ये करो, घर जाके सो जाता था। अब ये एक परिवर्तन आया है, गांव की जो युवा पीढ़ी है उसको प्रशिक्षण दिया जाने लगा। युवा पीढ़ी प्रशिक्षित होगी तो कहेगी पापा आप तो है ना, ये तो बीज यूज करो, खेती में ये काम करो, आप चिंता मत करो। फिर भाई अब क्या करूं, 3 महीने बाद खेती तो नहीं हो रही, पापा हम शहर में गए थे, वहाँ लघु उद्योग के काम, आप ये बनाओ, इसको हम बेचेंगे। गांव के 10-15 लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद आपने परिवार इकट्ठे किए और आपने बेच दिया। गांव में रह गया, घर में सम्मान मिला। अब मैं आपको आश्चर्य करेंगे कि जो लोग आज दुनिया में छाए हुए हैं और पद्मश्री थे, उनको उनके घर वाले ही दुत्कारते थे, बगल वाला का साला काम चोर है। जिन ईश्वर सिंह कुंडू के घर पे जिनको 44 लाख रुपए की सहायता राशि एक बड़ी कंपनी ने दी, जो तो वो कहते मुझे कालिया कहते थे, और जो कोई परवाही नहीं करता था।
आज ये हो गई कि उनका घर जो है तीर्थ स्थल बन गया। तो हम जिस गांव में भी आदमी नवाचार करता है उसको सलाम करें। दूसरा बात, ये जो हमारी भावना है, पीएचडी कर ली, डीलिट कर ली, प्रोफेसर हो गया, यार आपको अच्छे घर में पैदा किया, आप अच्छा पढ़ लिए, अच्छी नौकरी कर ली, पर जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसको पता है कि जो फसल लगा आपकी पैदा होगी, क्या पता कीड़े लग जाए, बरसात खत्म हो जाए, तो भी हिम्मत से काम करता है, वो जो धरती को, खेत को प्रयोगशाला बनाता है, अनुसंधान करता है, उसको सलाम करना चाहिए। और हम ये नहीं सोचें देखो मैंने इसके लिए किया। आज ये बताइए कि मैं यूके में गया, स्विट्ज़रलैंड में गया, टर्की में गया, और देशों में गया, सब जगह मैंने ये देखा कि बच्चे 10वीं 12वीं के बाद पढ़ते ही नहीं है। आज 2 लाख रुपए इंजीनियर को लंदन यूके में मिलते हैं, तो आप ये देखिए कि 2 लाख रुपए में जो घर में काम करने वाली ले जाती है। उनकी व्यवस्था है कि भाई काम कौन करे। जब मेरी बिटिया जिस लंदन में जिस दफ्तर में है, तो वो कहती है कि एक व्यक्ति आता है, साहब मेरी नौकरी छूट गई, तो तुरंत हमें एक फ्लैट की चाबी देनी पड़ती है, कूपन्स देने पड़ते हैं अच्छी जगह, खाने पीने, गाड़ी के, और ख़त्म। आज मान लो 17 साल की लड़की कहता है कि साहब मेरा पार्टनर छोड़ गया, तो हम उससे ये नहीं पूछ सकते हैं कि तेरे पार्टनर का नाम क्या था जी। उसको भी वो सुविधा। तो आज कहते हैं ना, हम सब्सिडी नहीं देते, पर रोटी, कपड़ा और मकान उन देशों में ये सब्सिडी नहीं है, ये राइट है। राइट। तो अगर हम जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग रोजगार दे, उनका सम्मान करेंगे, तो ये देश छलांग मार के आगे बढ़ेगा। अच्छा, मैं कुछ युवाओं की बात करूं अभी, कि जैसे एक होता है कि पढ़ाई करने के लिए स्पेशली एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं क्योंकि उनकी हॉबी होती है, उनकी चॉइस होती है। एक होती है बाई चांस कि कुछ नहीं मिला तो चलो यही कर लेते हैं, ये एक बड़ी आपने भी देखी होगी। तो क्या युवाओं को एग्रीकल्चर के लिए समझना चाहिए कैसे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान और बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर सकता है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा कि किसान वैज्ञानिक जो 5वीं पास, लेकिन एक और पढ़ा लिखा और ज़्यादा और बेहतर चीज़ों को और अप्लाई कर सकता है, जैसे आपकी तरह और लोगों को जोड़ सकता है, समझ सकता है और बात कर सकता है। देखिए क्या होता है, मैं चर्चा तो नहीं करना चाहूँगा। एक केंद्रीय कृषि मंत्री, मैंने जब शरद कृषि का संपादक था, 12 साल तक रहा, राष्ट्रीय पत्रिका थी, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मधुप जी, आपको आगे बढ़ना है तो जहाँ आपने 26-27 साल नौकरी की, वो अपने परिचय में से हटा दो। सरकारी तंत्र की सीमाएं, रेखाएं एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। मैं भी तो 27 साल रहा जी। तो जो चाहता है कर नहीं सकता, फाइल चलेगी, कागज चलेगा, परंतु व्यक्ति के पास ये तो होता है, चाहे तो कर सकता है। अब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में युवाओं की एक पीढ़ी आई जो कार्यक्रम प्रमुख बने, सहायक निदेशक बने, और वो इसको मौका देते हैं ना। सरकार कब कहती है कि मतलब आप मौका मत दो, सरकार कहती है कि आप हर उस आदमी को बुलाओ जो इस देश में परिवर्तन ला सकता है और खुशहाली ला सकता है, गरीबी दूर हो सकती है, छत, प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं। तो आज मैं ये सब कार्य करते हुए, आप आश्चर्य करेंगे, शहर के किसी कार्यक्रम में मैं नहीं जाता। कई बार मुझे कृषि मंत्री मिलते हैं या मिलते हैं, कहते हैं मधु जी आपने, मैंने कहा मैं आपके पास आके क्या करूँगा, आपको कोई राय लेनी है तो आप मेरे पास आ जाओ। तंत्र के साथ परिवर्तन करने के लिए पीढ़ियाँ चाहिए, पर अगर आप 100 आदर्श स्थापित कर दें, जैसे मैंने एक स्थापित किया, मैंने मान लीजिए एक आदमी के साथ 20 साल या 15 साल काम किया, जब करोड़पति हो गया तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई आपके लिए क्या करें, तो मैं कहता हूँ भाई आप मुझे टेलीफोन करना बंद कर दो। अच्छा, बात नहीं करूँगा, नहीं करो, आप तो सिर्फ ये करो कि आप भी 10 आदमियों का भला कर दो। क्या बात। जब जब मेरा नया जुड़ता है तब भी मैं ये करता हूँ। फिर लोग कहते हैं साहब कि आपने जिनके आगे बढ़ाया करोड़पति हो गए, जो अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट आपको भूल जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा। मेरे परिवार में भी कई लोग ये सवाल करते थे। तो मैंने कहा जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद तो लोग कहते हैं कि भाई तुरंत बॉडी को रवाना करो, सड़ जाएगी 1 घंटे बाद, तो घर वाले ही आपको एक्सेप्ट नहीं करते। जो आपकी पुस्तकालय होती है, किताबें होती है, लोग कहते हैं यार अब इस कमरे का क्या उपयोग करना है। तो वो भी सब, तो आप इसकी चिंता क्यों करते हैं कि भविष्य क्या होगा। जो माँ बाप ने संस्कार दिए, दोस्तों ने संस्कार दिए, आप उन संस्कारों के अनुरूप जो अच्छा कर सकते हो जीवन में अच्छा। मैंने इसलिए किया
कि मुझे मौका मिलता रहा, प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई, मैं उसमें चला गया। आज मुझे राष्ट्रीय पत्रिका ने मेरा स्तंभ छाप दिया। मेरी 4 पुस्तकें थी, लोग तो पैसा देके एक पुस्तकें छपवाते हैं, मुझे तो यशवंत व्यास ने मेरी पुस्तकें छापी। और देश में ये प्रकाशन जो ही हमारा कार्यक्रम होता था, सारी प्रतियां किसान ले जाते थे। कोई 100 ले गया, कोई 50 ले गया, इसी को हम बांटेंगे। मुझे याद है कि जबलपुर यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटीज़ ने कहा हम गिफ्ट ही नहीं देंगे, हम आपकी पुस्तक को गिफ्ट में देंगे। अच्छे इंसान बहुत भले पड़े, और पर हम पहचान ही नहीं पाते कि यार हमारे निकट जो व्यक्ति है वो कितना अच्छा है। मैं यही चीज़ एक उसी सवाल को वापस से जोड़ रहा हूँ कि जो कृषि की पढ़ाई करके आ रहा है, युवा आ रहा है, वो कैसे किसानों से जुड़े बेसिकली, क्योंकि जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। जुड़ाव होगा तभी तो वो बातें बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे, और आगे जो कि एक किसान वैज्ञानिक की जो आपने एक कहे कि शब्द को गढ़ा, उसकी इसको और सार्थक बनाया। पिछले 10 सालों में ये परिवर्तन आया है। जैसे जयपुर में राय सिंह दैया है, उनकी लड़की जो राष्ट्रपति भवन में 14 दिन रहे, गैसीफायर बनाया, कई देशों में बेचते हैं, तो उनकी लड़की राज दैया ने PhD की, MBA किया और आज उनके साथ काम कर रही है। मैंने जिन ईश्वर सिंह कुंडू की चर्चा की, वो कहते हैं मधु जी क्या, उनके लड़के सुनील कुंडू और सुशील कुंडू उन्हीं के अनुसंधान में लगे हुए हैं। संतोष खीदड़ है, संतोष खीदड़ के जो पति और उनका बेटा उसी में लगे हुए हैं। आपका संतोष पचार है, जिसको मैंने बताया, जो स्कूल ही नहीं गई और राष्ट्रपति जी ने कहा तो उसने कहा मैं इस देश की लाउड स्पीकर हूँ, आपके यहाँ भी कई बार आ चुकी है। तो वो संतोष पचार के हस्बैंड जो हैं वो हैं। आप तो अच्छे जिसके घर में जाओ, चाय कॉफ़ी पीते पीते को यार ये तो आपका बेटा भी बहुत अच्छा, बेटा तू कर, हम तेरा साथ देंगे। और जब साथ दोगे, मान लीजिए मैंने यह कार्यक्रम जैसे आज चल रहा है, आपको अपने को लगता है भाई कुछ प्रदेशों में कुछ जगहों पे दिखाएंगे, मैं 5-6 देशों में बेचता हूँ यहाँ के कार्यों, फिर वहाँ के लोग देखते हैं, फिर वहाँ के लोग ये आते हैं। अगर जिस आदमी को घर वाले इज्जत नहीं देते, उस आदमी को 5000 लोग आके देखते, तो उसका धंधा तो खुद ही चल गया। तो हम उपदेशक नहीं बने, हम यह माने कि हमारे साथ जो व्यक्ति बैठा है, घर में काम करने वाली है, ये इसमें ये गुण है, उस गुण का सम्मान करके इस गुण को थोड़ा बढ़ा ले, मैं सहयोग करता हूँ, वो आपसे भी आगे निकल जाएगी। अब आपके उस गुण की बात करता हूँ, अब पूछता हूँ कि वो गुण है क्या। किसान पैदा करता है, पर वो किचन में जब पहुँचती चीज़ें, जब खाना बनता है, तो क्या मिसेस मधुप के साथ आप भी कुछ पकाने में, इनमें रुचि रखते हैं कुछ? देखिए 51 साल पहले हो गया हमने लव मैरिज की, और जीवन में भीषण से भीषण संकट आया। निर्मल मधुप में जो मेरी पत्नी है, उन्होंने मुझे कहा कि माफ़ी मत मांगना, भले जेल जाना पड़े आप जेल चले जाना, मैं नौकरी करके घर चला लूँगी। उन्होंने वो दिया। फिर मैंने कोशिश की कि मेरी जितनी पहचान है उससे ज़्यादा पहचान उनकी बने। लोक संगीत में भी हाई आर्टिस्ट हैं, आकाशवाणी जयपुर से, पत्रकारिता में भी वो लिखती पढ़ती रहती हैं, और जब भी मैं हारने लगता हूँ मेरा हाथ थाम लेती है। उन्हीं का परिणाम है कि 2016 में जब मैं शरद कृषि का संपादक 12 साल हो चुके थे, तब मेरे बेटा जो अपूर्व मधुप है, उसने मुझे कहा पापा आप जिंदा रहोगे तो किसानों के कारण जिंदा रहोगे, और मैंने वो काम छोड़ा। और उसने कहा पापा एक भी पैसा आपको जीवन में लिखने पढ़ने से किसानों के कारण आए तो किसानों पर खर्च करोगे। तो ये संस्कार मेरी पत्नी ने दिए, और हम दोनों ने निर्णय लिया कि क्या पता एक साथ दुनिया से नहीं जावें या क्या करें, परंतु दोनों देहदान करेंगे। और हम दोनों ने देहदान का निर्णय किया। 2 साल वो बीच में अस्वस्थ भी काफ़ी रही, एक सोफे पे वो बैठती है, दूसरे पे मैं बैठता हूँ, किसानों की चर्चा करते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक दिन पंजाब में मैं बात कर रहा था, तो पंजाब के किसान हैं चग्गर, उन्होंने कहा मधुप जी आप और किसानों को क्यों नहीं जोड़ते? तो मैंने कहा भाई मैं कैसे, आपकी टीम होगी 150 की। तो मैंने कहा हमारे हजारों किसान पंजाब के आपको जानते जोड़। मैंने भैया मैं तो अकेला हूँ और मेरी पत्नी मेरे को सहयोग देती है। तो अचंभे में पड़ गया। आप देखिए ये जो मिशन मैंने बनाया, ये मैंने अपने स्वार्थों के लिए बनाया। माँ बाप ने जो गुण दिए, संस्कार दिए, उनको मैं सलाम कर सकूं। जब मैं दुनिया से जाऊं, बाय द वे अगर ऊपर मिलना हो तो कहें भाई तू खरा उतरा। मैंने किसी का, भाई विद्वान तो वह लोग हैं, साइंटिस्ट तो वो लोग हैं जो किसान हैं। दूरदर्शन के जो लोग हैं, जैसे आज मुझे बुलाया जी, भाई मैं तो 79 क्या वो बुढ़ा हो गया, अब क्या बुढ़े को बुलाना है।
पर इन्होंने बुलाया, अरे बातें सुनी, तो सलाम तो दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को है। इन सब लोगों के कारण अगर ये नहीं होता तो महेंद्र मधुप नहीं होता। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ अपने मित्रों के कारण हूँ, और ये मित्र सबसे बड़ा मित्र जो मेरा रहा। एक यहाँ पर बात है, जैसे आपने कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप ये अपने लिए आप खुद कह सकते हैं, पर दुनिया से पूछिए कि आप उनके लिए क्या हैं। पूरी दुनिया में आपका नाम जो पुकारा जाता है, जैसे मुंबई में भी आपने जो ट्रैफिक की बात बताई, और यूके में सब जगह पर नाम आपका पुकारा जाता है, इसके पीछे रीज़न ये कि एक सच्चे दिल से, सच्चे भाव से आपने बिना किसी लालच के, जैसे कैसे सोचते हैं कि मेरे को ये फ़ायदा होगा, कोई पुरस्कार की कुछ इच्छा नहीं, बस काम करना है, किसानों के लिए करना है, और बस यही जीवन है। बहुत बहुत सलाम है सर आपको इस चीज़ के लिए। और मैं तो ये आप भी ये भी दिमाग से निकालिए कभी भी कि मैं चला जाऊंगा, आप कहीं नहीं जाने वाले सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप काम करते करते रहिए, आपकी ज़रूरत सभी को है। एक संदेश पूरी दुनिया के नाम क्या कहना चाहेंगे? जो आपका पेट भरता है उसके प्रति सोचें, और यह सोचें कि कोई भी उद्योग कच्चा माल, उसका निर्माण और उसकी बिक्री से बनता है। अगर दुनिया भर में किसानों को ये अधिकार सौंप दिया गया, आप उत्पादन करते हैं, उसका प्रोसेसिंग आप करें, उसका मार्केटिंग आप करें, और इनमें पूरे समाज और सरकार का सहयोग मिलेगा, जो मिलता है, तो आप ये समझिए दुनिया जीने लायक हो जाएगी। अपने यहाँ तो 60-70% है, यूके और अमेरिका वगैरह में 2-3-4% लोग ये खेती करते हैं, तो दुनिया बदल जाएगी। सोच की ज़रूरत है, उपदेशक नहीं बने हम। जो इस धरती के जो लोग हैं, जिसकी लोक संस्कृति है, रोटी खाने को नहीं मिलती तो भी संगीत गुनगुनाते रहते हैं, दुखों के जो जीवन के हैं उन दुखों के बीच में सुख की तलाश करते हैं। मैंने बताया ना, बच्चे की मृत्यु हो गई, बेटी की मृत्यु हो गई, और आपने उसको भी उत्सव बना के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण मॉडल बना दिया, सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच। तो और दूसरा सोचे, हम पढ़ लिख गए, PhD कर ली, डिलीट कर ली, ये तो हमें एक ऐसे परिवार में जन्म दिया इसलिए हो गए। पर जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, सड़क पे सोते थे, अगर वो कुछ करते हैं तो उनको सलाम करना चाहिए। और जब हम दूसरों को सलाम करना सीखें, एक तो हम ज्ञानी हैं, एक बड़ा भ्रम होता है। जब मैं तो एंकरिंग में भी कहता हूँ, जब मैंने मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार कार्यक्रमों के एंकरिंग में दूरदर्शन आकाशवाणी की होगी, मैं कहता हूँ आप जब किसान से या आम आदमी से या मेहनती व्यक्ति से बात करते हैं तो उपदेशक नहीं बने, आप उसके सामान्य बन जाएं, तो आप निश्चित रूप से करेंगे। मैं इस धरती, जो राजस्थान की धरती है, उसकी संदेश दुनिया भर में जाएगा, और हम धरती धोरारी कार्यक्रम को सलाम करते हैं और दूरदर्शन और आकाशवाणी को सलाम करते हैं, जिसने एक नया इतिहास रचा। बहुत ही सुंदर आज आपसे बातें हुई, और ये सीख मिली कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, लेकिन अगर आपके मन में किसानों के लिए कुछ करने को है तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। बहुत आनंद का विषय रहा, बहुत अच्छी बातें हुई। इस कार्यक्रम को समापन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।